अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे चैनल पे शिक्षा सिटी पे, और यहाँ पे हम लोग आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रही हूँ, यानी कि फिजिक्स का अलग से, बायोलॉजी का अलग से, सर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पॉलिटी से भी रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे लेसन अपलोड किए हुए हैं आपके लिए। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। सामान्य नेत्र की जो सुस्पष्ट दृष्टि होती है उसकी दूरी कितनी होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक जिसका विजन नॉर्मल है, जो सही से देख सकता है, वो कितनी दूर तक देख सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा फटाफट। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आंसर देते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या है? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि कितनी दूर तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंख पूरी तरीके से ठीक हो, कितनी दूर तक देख सकता है साफ साफ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, मैंने आपको मानव नेत्र वाले वीडियो में दोस्तों ये चीज़ पढ़ाई हुई थी। मैंने आपको मानव नेत्र का हर एक पार्ट पढ़ाया था। उसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया था आपको? हर फंक्शन भी पढ़ाया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आइज़ में फंक्शन करती हैं और कितना नॉर्मल विज़न होता है, ये सब कुछ बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अगर साफ साफ देख पा रहा है तो 25 सेंटीमीटर तक वो जो है स्पष्ट देख सकेगा, अगर मान लीजिए वो उसकी विज़न पूरी प्रॉपर है, सही है तो। ठीक है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? ठीक है, पूछा गया कि कौन सा ऐसा आपका दृष्टि दोष हो जाता है जिसमें हमें फोकस से हटकर चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आपके चार ऑप्शन है: जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए जो जरा दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया भी बोलते हैं। उसके अलावा आपका दूरदृष्टि दोष, ठीक है, और जो है आपका दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दृष्टि वैषम को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि किस स्थिति में कौन सा ऐसा आपका कंडीशन होता है जिसमें दूर की चीज़ें जो है फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको ये हुआ हो, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ हो, तो पास की चीज़ तो उसको साफ दिखाई देगी, लेकिन उसको एक निश्चित दूरी से आगे चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, उसको दूर की चीज़ें ज़्यादातर साफ नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है, यानी कि मायोपिया कंडीशन में ऐसा होता है। ज़्यादातर जो 10 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं उन लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो उन लोगों पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो दृष्टि पकल पटल पे फोकस नहीं होती है, बल्कि दृष्टि पकल पटल के आगे जो है फोकस हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष जो है दोस्तों, इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक लेंस यूज़ करेंगे, अवतल या उत्तल में से कोई एक लेंस यूज़ करेंगे। अब आपको बताना है मुझे कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। ठीक, ये आप मुझे आंसर बताइएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको दूरदृष्टि दोष एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो दूरदृष्टि दोष जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को तो साफ देख लेता है, लेकिन पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। यानी कि उसका नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर चला जाता है। ठीक है, इसलिए अगर उसको पढ़ना होगा तो वो बुक दूर करके पढ़ेगा। जैसे हमारे घरों में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी लोग मोबाइल या जो भी फ़ोन होता है एकदम खूब दूर रख के देखते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है दूरदृष्टि दोष, इसी कारण से होता है। और दूरदृष्टि दोष में हम लोग क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक, अब चलिए, ज़रा दूर दृष्टि दोष जो है दोस्तों, प्रेस बायोपिया, ये दोनों का मिक्स होता है। यानी कि जिसको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों हो जाए उसको हम लोग प्रेस बायोपिया कंडीशन बोलेंगे, ज़रा दूर दर्शिता जो है बोलेंगे। इस टाइप के लोगों को हम लोग द्विफोकसी लेंस जो है देते हैं, यानी कि जो ऊपर का भाग होगा वो अवतल होगा और नीचे का भाग उत्तल लेंस होगा, वो हम लोग देंगे, तब व्यक्ति जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य में दोस्तों ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया जो है वो प्रॉपर शेप नहीं ले पाती, तब ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है।
तो उसको कौन सा रोग है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक व्यक्ति जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा साफ नहीं दिख पा रहा, तो कौन सा रोग है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, चारों मैंने डिटेल इसीलिए दिया कि आप आगे ये क्वेश्चन समझ पाएँ। तो पहला ऑप्शन क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद। चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष। तो अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसको कौन सा रोग होगा। अभी थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, अभी आपने पीछे सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनको जो है निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मायोपिया हम लोग किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तुरंत अभी बताया है। निकट दृष्टि दोष को, दृष्टि वैषम्य को, जरा दृष्टि दोष को, या फिर दूर दृष्टि दोष को। तो मायोपिया दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, अब तक आपने सही आंसर इसका सोच भी लिया होगा। तो मायोपिया जो है दोस्तों ये हम लोग निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और आपका जो दृष्टि वैषम्य होता है उसको हम लोग एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। और जरा दृष्टि दोष को, दूरदर्शिता या दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई, किसका बेसिक यूनिट फोटोन है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रेलवे में भी बहुत बार पूछ दिया गया है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है। तो फोटोन जो है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का, विद्युत का, चुंबकत्व का, या फिर प्रकाश का। तो फोटोन जो है वो आपका किसका मूलभूत इकाई है दोस्तों, डी, प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या है, फोटोन है। ठीक है, फोटोन आपके छोटे छोटे कणों के रूप में भी होते हैं, ज़्यादातर ये प्रकाश कणों के रूप में हम लोग फोटोन को जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बार ये आ चुका है, पूछा जा चुका है। कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन, वायु, स्टील, या फिर निर्वात। ठीक है, अब आपको इसको सोच के बताना है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप आराम से बता सकते हैं। इसका बहुत ही आसान आंसर है, बहुत बार आप पढ़ भी चुके होंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो कहाँ पे होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, और इसमें प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और कितनी होती है ये भी पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अब वाटर में अगर पूछ देता है जल में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो जल में आपकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों कि प्रकाश जो होता है वो एक चुंबकीय तरंग के तौर पे होता है। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर ये निर्वात में ये सबसे तेज चलता है। और उसके अलावा आपका जो है सबसे पहले ये चीज़ बताई किसने थी, एक चीज़ ये भी पूछा जाता है, तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले रोमर ने प्रकाश के वेग के बारे में बताया था। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात में होती है। ठीक है, और निर्वात के बाद जैसे ही वायुमंडल में आ जाता है प्रकाश, तो प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम होती है, 0.03% जो है कम हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी ग्लास में आती है तो 35% तक कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जानने योग्य है, उसको आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलईडी का आविष्कार किसने किया। ठीक, तो एलईडी का आविष्कार, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, निक होलन्यांग, एलियास होवे, चक हल, और आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ। अब आपके चारों ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। एलईडी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निक होलयांग ने सबसे पहले एलईडी का आविष्कार किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सीवी रमन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब पूछा गया कि कौन से प्रयोग के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, एक आपका है प्रकाश परावर्तन, एक आपका क्या है प्रकाश विक्षेपण। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रकाश प्रकीर्णन है, और उसके बाद आपका क्या है प्रकाश विवर्तन है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले तो सारे ऑप्शन क्लियर रहेंगे तभी आप अपना सही ऑप्शन लगा सकते हैं टिक। ठीक है, प्रकाश परावर्तन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऐसी वस्तु है वो किसी अवरोध से टकराकर वापस लौट जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया आपको। मान लीजिए कि कोई आपकी लाइट जा रही है और किसी वस्तु से टकरा करके वो लाइट जो है वापस आ जा रही है, तो क्या कहलाएगी आपकी
प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका, एक आपका क्या हो जाता है प्रकाश का परावर्तन, एक आपका क्या हो जाता है अपवर्तन। अपवर्तन भी पढ़ा होगा आपने, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सरल माध्यम चली जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपका दो ऑप्शन क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन और प्रकाश विवर्तन। अब आपको सोचना है कि इसमें आपका दोनों, अब बचे आपके दो ऑप्शन में से तो ये होगा नहीं। ठीक है। अब आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, नहीं आप अगने अगर पढ़ा होगा तभी आप ये भी बता पाएंगे कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में आ रहा है, तो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी अवरोध के किनारे पे थोड़ा सा मुड़ जाता है और फिर उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है आपका, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब ये होगा कि मान लीजिए प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजर रहा है जहाँ पे कि बहुत धूल कण और ये सब मौजूद हैं, तब क्या होगा, प्रकाश जो है वो पूरा आपका स्कैटर कर जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। बस यही चीज़ जो है, इसी पे पूरा रमन का प्रैक्टिकल था, उनका प्रयोग इसी पे था, सीवी रमन जी का रमन प्रभाव उन्होंने बताया था, रमन इफेक्ट आपने सुना होगा। तो यही उन्होंने ये बताया था कि जब मान लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है लेकिन बीच में अगर धूल के कण वगैरह मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश जो है बहुत सारी दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा, यानी कि स्कैटर कर जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों सबसे जानने वाली चीज़ ये है इसमें कि हमेशा क्या होता है कि जो आपका जो बैंगनी रंग का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। अगर आपको एग्जाम पूछा है तो कौन सा सा रंग होता है जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, तो बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। आसमान का नीला दिखने वाला भी कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कि जब दिन में हम लोग को वाइट लाइट होती है तो हल्का सा नीला हम लोग को आसमान दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे 7 रंग होते हैं ना, अदृश्य प्रकाश में आपने पढ़ा होगा विबग्योर होता है, आपका नीला हरा पीला नारंगी सारे रंग होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपका जो है नीला रंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अपना प्रभाव दिखाता है और सबसे ज़्यादा वो इधर उधर वो फैल जाता है। इस वजह से हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक, तो आपको ये याद रखना होगा। अब दोस्तों यही चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता, आपको यहीं से समझना भी होगा कि अभी मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश का कोई मार्ग ही नहीं होता, मतलब वहाँ पे कोई कुछ भी धूल का कण ऐसा वैसा कुछ आता नहीं है, तो प्रकाश का जो है स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, उसका प्रसारण नहीं हो पाता है। इस कारण से हमें अंतरिक्ष में काला दिखता है आसमान। ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इसके पीछे। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जितना ज़्यादा आप हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं तो सच में मन करता है वीडियो बनाने का, वरना ऐसा लगता है कि बेकार है पढ़ाना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, खुल के कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप सभी दोस्तों को बताइए जो कि आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। आप लोग साथ देंगे तो हमारा चैनल जो है वो आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग को अप्रिशिएशन मिलेगा तो हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप ही के अप्रिशिएशन और सपोर्ट के कारण हम लोगों ने लाइव आने के लिए डिसाइड किया है दोस्तों। बस हम लोग उसकी शेड्यूलिंग पे लगे हुए हैं, जैसे ही हमारी शेड्यूलिंग अच्छी से हो जाएगी कि हाँ हमको इस दिन लाइव आना है, हम लोग आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और आप लोग आराम से बैठ के लाइव पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। लाइव में जो भी दिक्कत होती है वो पूछना भी आसान होता है। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके चले जाऊँ, उसके बाद फिर आप कुछ भी पूछेंगे तो वो मैं आपको उस टाइम पे तुरंत नहीं बता पाऊंगी, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट कम होता है। तो लाइव में हम लोग अच्छे से मिलेंगे। ठीक है। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आप डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पा सकें। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।